अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल के चेयरमैन ने एक रीसेंट अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह ले या एक मीडिया के साथ जो इंगेजमेंट थी उसमें तेजस MK1A की इंडक्शन के हवाले से हम बात की है और इसका GF-17 ब्लॉक 3 से भी एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड एक रिक्वेस्ट के हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंडियन हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्ण ने एक मीडिया इंगेजमेंट में ये कहा कि जो तेजस MK1A का पहला एयरक्राफ्ट होगा वो फरवरी 2024 में हम इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देंगे। यहाँ उन्होंने कहा कि जो डेडलाइन दी गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो मार्च 2024 है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फरवरी 2024 तक पहला तेजस MK1A इंडिया को दे दें। यानी कि जो तेजस MK1A की इंडक्शन है वो फरवरी 2024 में होगी। इसके मुकाबले में अगर हम GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखें तो उसकी इंडक्शन या इस साल नवंबर दिसंबर में या अगले साल जनवरी में, मतलब अगले 3 से 4 माह के अंदर हो जाएगी। यानी कि 2022 के एंड में या 2023 के शुरू में GF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा। और तेजस MK1A जो कि ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के तौर पर ही इंडिया लेकर आ रहा है अपने मुल्क में, कि इंडिया का एक 4th प्लस सिंगल इंजन लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, वो हमारे ब्लॉक 3 से ऑलमोस्ट 1 साल लेट है। इसकी लेट होने की मुख्तलिफ वजूहात है। बहरहाल इंडियन हाल मैनेजिंग डायरेक्टर ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ये कोई लेट है। उन्होंने यहाँ कुछ चीज़ों पर जोर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स और लेबर ऑफ वर्क है इसको पहले ही अवेलेबल कर दिया गया है और ट्रायल्स जारी हैं। जो इस वक्त तेजस MK1 के 1-2 कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए गए होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जो फ्लाइंग टेस्ट बेड्स हैं वो तमाम उन पर टेस्ट स्मूथली रन कर रहे हैं। और यहाँ उन्होंने कहा कि तेजस MK1A एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। और बेसिकली यहाँ 4th जनरेशन को उन्होंने कहा क्यों है, क्योंकि तेजस MK1A भी और ब्लॉक 3 ये दोनों 4th प्लस जनरेशन के या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन ये जो 4.5 जनरेशन होती है ये एक फैन मेड जनरेशन है। असल में राफेल है, SU-35 है, J-10C है, F-16 ब्लॉक 70 ये सब के सब 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन जो 4th जनरेशन में से ज़्यादा एडवांस होते हैं हमें उन्हें 4th प्लस या 4.5 जनरेशन कह देते हैं। लेकिन ऑफिशियली एक ही जनरेशन होती है और वो होती है 4th जनरेशन। यहाँ उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की कि 43 इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं तेजस MK1A में जो कि पिछले MK1 में मौजूद नहीं थी। इनमें एक डेडिकेटेड EW सूट को यूज़ किया जाएगा जो कि MK1A में नहीं था। उसके अलावा वेपन पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि जो तेजस MK1 था उसमें BVR कैपेबिलिटी को लेकर भी मसले मसाइल थे। उसके अलावा जो शॉर्ट रेंज वो मिज़ल्स कैरी करता था उन हार्ड पॉइंट्स पर वाइब्रेशन होती थी जिसकी वजह से पायलट सही तरह एम नहीं ले पाता था और ये बहुत बड़ा कंसर्न था। उसको बहरहाल MK1 में ही क्लियर कर दिया गया था और उसमें उसमें वो मज़ीद बेहतरी भी लेकर आई जाएगी MK1A में। तो एक अच्छा एयरक्राफ्ट होने वाला है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेसिकली ये नहीं होते कि वो जितना मर्जी एडवांस हो जाए, वो बेसिकली एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही रहेगा, जैसा कि GF-17 ब्लॉक 3 है या इंडिया का तेजस MK1A है। ये दोनों 4th प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दोनों ही हल्के वजन वाले फाइटर जेट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि इंडिया के पास तेजस MK1A आ गया तो वो अपने SU-30 MKI रिटायर कर देंगे कि अब तेजस MK1 ही बेहतर है। ऐसा नहीं है। तेजस MK1A का एक अलहदा रोल होगा। दूसरी तरफ ब्लॉक 3 भी है। ब्लॉक 3 के होते हुए हम J-10Cs भी लेंगे, क्योंकि J-10Cs का रोल और है। ब्लॉक 3 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा तो उसका एयरफोर्स में रोल ही कुछ और होगा। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं जैसा कि इंडिया का तेजस MK1A है, पाकिस्तान का ब्लॉक 3 है, ये बेसिकली कम खर्च होते हैं, इनकी रेंज निस्बतन कम होती है, छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, कम वेपन्स कैरी करते हैं, लेकिन इनकी चूंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, सो आप इन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में डिप्लॉय कर सकते हैं सर्टेन पीरियड में। लेकिन यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि तेजस MK2 इससे पहले 1 साल डिले हो चुका है, यानी कि 2023 की टाइमलाइन से 2024 के शुरू या 2023 के एंड में आ जाएगा। तो तेजस MK1 की जो फ़िलहाल बताई गई टाइमलाइन है ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा चीज़ें डिले होती हैं तो फिर तेजस MK1A की जो एक एज होगा या उसकी जो एक अफादियत होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का इस वक्त जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि पुराने MiG-21 को रिप्लेस करके उनकी जगह एक अच्छा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेकर आया जाए। लेकिन अगर इसमें इंडियन एयरफोर्स नाकाम रहती है, उन्हें फोर्सफुली एक बाहर से फाइटर जेट खरीदना पड़ता है, तो ये फिर तेजस MK1A प्रोजेक्ट के लिए एक डिसपॉइंटमेंट होगी। यह एक अहम चीज़ जो इंडिया को देखनी पड़ेगी वो तेजस MK1 के अगर डिज़ाइन को देखें तो उसके जो एरोडायनेमिक कुछ अगर फ्लॉज थे तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि 2010 की रिपोर्ट्स के मुताबिक
इसका एंगल ऑफ अटैक कम था, और अगर उसको अभी तक सोल्व कर लिया गया है तो वेल एंड गुड। अगर अभी भी उसमें कुछ मसला है तो उसे तेजस MK1A तक इन्हें बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक फैक्ट है कि तेजस MK1A एक टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और उसका जो आस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत पुअर है। आस्पेक्ट रेशियो नॉर्मल अगर फाइटर जेट फ्लाई कर रहा है तो उस पर वो कोई भी असर नहीं डालती। आस्पेक्ट रेशियो तब असर करती है जब फाइटर जेट पर वेपन्स लोड कर दिए जाते हैं, यानी कि उसका वजन बढ़ जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है, RCS ज़्यादा हो जाता है और ड्रैग बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो आस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होने से नुकसान क्या होता है कि फाइटर जेट की जो मनूवरबिलिटी है वो कम नहीं होती, बल्कि बिल्कुल ही एक सिटिंग डक के तौर पर फाइटर जेट बन जाता है। अगर इसकी निस्बत हम F-16 या JF-17 थंडर या दूसरे Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को देखें तो ये एक कन्वेंशनल विंग डिज़ाइन है कि मेन विंग है, उसके पीछे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, तो काफ़ी जो एयर फ्लो होता है उसको वो पिछले हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर ही डील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो मेन विंग्स होते हैं उन पर इतना ज़्यादा फिर प्रेशर नहीं आता। लेकिन जो टेलस डेल्टा विंग है, इसकी इस कमी को दूर करने के लिए इनमें कैनार्ड्स को यूज़ किए गए थे, जो कि तेजस MK2 में भी यूज़ किए जाएंगे ताकि इसकी लिफ्ट बढ़ सके और इसकी आस्पेक्ट रेशियो का जो एक प्रॉब्लम है वो ख़त्म किया जा सके। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।